अभी तक जो हमने चर्चा की वह कविता में पर्यावरण चित्रण, चिंता और चिंतन की पृष्ठभूमि पर हमारी चर्चा केंद्रित रही। अब हम लोग बातचीत करेंगे उन कविताओं के बारे में और उन कवियों के हवाले से जो नई सदी के कवि हैं और जिनकी कविताओं में पर्यावरण को लेकर के एक सजगता, एक दायित्वबोध और एक गहरी संवेदनशीलता का चित्रण मिलता है। चूँकि इस सेशन में हम लोग उन कवियों पर बातचीत करेंगे जो बिल्कुल नए कवि हैं, जो 21वीं शताब्दी के आरंभ में चर्चित हुए हैं और उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से हिंदी कविता में एक नई जमीन तोड़ी है, एक नए भावबोध का सृजन किया है और साथ ही साथ उनकी कविता में जो परंपरागत प्राकृतिक सौंदर्य चला आया था वह प्रकृति की विद्रूपता के रूप में चित्रित होता है। यानी सौंदर्य का चित्रण करते करते हम उस दशा को प्राप्त हो गए कि वह जिस सौंदर्य को हम कविता में उपमान के रूप में इस्तेमाल करते रहे वह अब उपमान के लायक ही नहीं रह गया। इसका एक संकेत हमें अज्ञेय की उस कविता में मिलता है जब वो कहते हैं कि उपमान मैले हो गए हैं। ये उपमान का मैला हो जाना या ज़्यादा घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, वह एक संदर्भ में उन्होंने कहा था, लेकिन हम उसे प्रकृति और पर्यावरण के संकट के संदर्भ में देखें तो क्या आज हम उन पुराने उपमानों का उपयोग कर सकते हैं? जैसा मैंने अपने पहले व्याख्यान के अंश में ये कहा था कि हम नदियों से उनकी अविरल अविचल धारा की निरंतरता और प्रवाहमानता से किसी स्त्री के सौभाग्य की तुलना दिया करते थे, दाम्पत्य संबंध की तुलना किया करते थे। आज वो स्थिति रह गई है। कितना हम प्रकृति से दूर होते चले गए हैं। हमारे पूर्वजों को न सिर्फ महीने याद थे, महीनों के अंतर्गत आने वाले नक्षत्र चौघड़िए याद रहे। कौन सा नक्षत्र लगेगा, कितना बरसात होगी, कौन सी चिड़िया बोलेगी तो क्या घटना घटित होगी, यह सब कुछ जो सैकड़ों वर्षों में हमने सृजित किया था, संचित किया था, सिरजा था, वह धीरे धीरे हमारे ही सामने हमारी पकड़ से दूर चला गया। अभी मैं कुछ दिनों पहले बच्चों को पिकनिक ले गया था एक वन्य स्थान पर और मैंने एक प्रयोग दिया। मैंने कहा कि जो लोग जिस वृक्ष को पहचानते हैं उस वृक्ष के पत्ते पकड़ के खड़े हो जाएं। लगभग 30 विद्यार्थी थे, भांति भांति के वृक्ष थे, लेकिन 1-2 विद्यार्थी और 1-2 चर्चित वृक्षों को छोड़कर वो न तो किसी को पहचानते थे न वो किसी को पकड़ सकते थे। यह है हमारी प्रकृति के साथ दूरी का एक उदाहरण कि हम इतने प्रकृति से दूर हैं
कि हम अपने वृक्षों को नहीं पहचानते, हम अपनी नदियों को नहीं पहचानते। अगर एक बाग में एक ही प्रजाति के 10 वृक्ष होते थे तो उन 10 के भी नाम होते थे और अलग अलग नाम होते थे, और हमारी स्मृति में वो नाम दर्ज थे, लेकिन अब वो भी हमसे दूर होते जा रहे हैं। लोक देवता, लोक वृक्ष, यह सब एक समय हमारी पहचान के केंद्र में थे और अब किसी से हमारी कोई पहचान नहीं रही। कवियों ने इन स्थितियों को बखूबी दर्ज किया है। आत्मारंजन की एक कविता है एक लोक वृक्ष के बारे में। उसमें वो एक अनाम वृक्ष को लोक नायकत्व देते हैं। कहते हैं कि सब कुछ जानने वाले भी कुछ नहीं जानते तुम्हारे बारे में। चिड़िया की भाषा में चहकते हो तुम, बूंदों की भाषा में थिरकते, बसंत और पतझड़ की भाषा में खिलते और सुबकते, चीख तक के लिए इस बहरे समय में जानेगा भी कौन तुम्हारे निःशब्द को। राजेश जोशी कहते हैं कि पेड़ बोलते हैं। हम कहते हैं कि पेड़ हमारे पूर्वज होते हैं और वो सैकड़ों वर्षों से हमारी प्रतीक्षा में स्थिर खड़े होते हैं, लेकिन अब उनके साथ जैसे हमारी कोई पहचान बची ही नहीं है। सारी पहचान धीरे धीरे खोती जा रही है। जबकि वृक्षों की रक्षा, वृक्ष लगाना, वन महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन वो सब केवल एक फौरी कार्रवाई बन के रह जाता है। उसके साथ जो आत्मीयता होती है, जो लगाव होता है, वह गायब होता चला जा रहा है। नरेश सक्सेना वरिष्ठ कवि हैं। वो लिखते हैं एक वृक्ष भी बचा रहे कविता में कि लिखता हूँ अंतिम इच्छाओं में कि बिजली के दाह घर में हो मेरा संस्कार, बिजली के दाह घर में हो मेरा संस्कार, ताकि मेरे बाद एक बेटे और एक बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। किसी की मृत्यु हो जाने पर अक्सर एक लाइन जरूर लिखी रहती है कि वो अपने पीछे इनको छोड़ गए हैं। हम में से कितने ऐसे हैं जिनके न रहने पर यह भी लिखा जाएगा कि जब वे नहीं हैं तो उनके रक्त संबंधियों के अतिरिक्त वृक्षों का, पेड़ पौधों का, जल स्रोतों का एक पूरा का पूरा संसार पीछे छूट गया है और लोग उनको अब सिर्फ संतति के नाम से नहीं बल्कि उनके लगाए वृक्षों, उनके बनाए जलाशयों, उनके द्वारा किए गए प्रकृति संरक्षण के कार्यों के नाम से उनको याद करेंगे। पर्यावरण की चिंता कोई अकेली इकहरी चिंता नहीं है। जब भी पर्यावरण की चिंता कवियों के संज्ञान में आती है तो वह एक समग्र चिंता के रूप में आती है। पर्यावरण को बचाने का मतलब केवल पेड़ पौधों, नदियों, तालाबों और हवा के अशुद्धिकरण से बचाव नहीं है।
पर्यावरण की रक्षा का मतलब स्त्री, बच्चे, समाज के वे समस्त तबके जो उपेक्षित, पीड़ित, हाशिए पर पड़े हैं, उन सब को अपनी चिंता का केंद्र बनाना, उन सब के बदलते रूप को बहुत गहराई से देखना। अभी 2 दिन पहले की घटना है कि एक बच्चे ने पबजी खेलने के लिए अपने माता पिता की हत्या कर दी, क्योंकि वो उसे पबजी खेलने से रोक रहे थे। अगर हमने अपने कवियों की आवाज को समय पर सुना होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। हमारे कवियों ने, रचनाकारों ने बहुत पहले इस ओर संकेत कर दिया था। तो पृथ्वी की चिंता में अगली पीढ़ी के बचे रहने की चिंता भी शामिल है, इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। क्योंकि पर्यावरण, मैंने कहा जैसे कि यह एक समग्र चिंतन है, यह कोई 1-2 चीज के बारे में टुकड़ों में बांटकर चिंता करने का उपक्रम नहीं है। राजेश जोशी की एक कविता है, हमारे समय के बच्चे, जिसमें वो लिखते हैं कि हमारे समय की यह भयावह फैंटेसी में किसी अदृश्य दैत्य की उंगली थामे जाते हुए लगते हैं कभी कभी हमारे समय के बच्चे। अदृश्य दैत्य की उंगली थामे, ये अदृश्य दैत्य कौन है, इसकी भी पहचान हमारे कवियों ने कराई है। ये वही अदृश्य दैत्य है जिसके चलते हमारा आपका बच्चा आज 1 मिनट के लिए भी मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं है। ये वैश्विक चिंता है। आत्मारंजन ने अपनी कविता नई सदी में टहलते हुए में लिखा कि वो बच्चा है जो सोच रहा है, वह सोच रहा है एक और विकल्प। पिता ने उसे उंगली पकड़कर चलने के लिए कहा कि चलो पार्क में घूम आए, तो बच्चा पिता की उंगली पकड़कर जाने की तुलना में दूसरा विकल्प ज्यादा अच्छा मानता है, और वो विकल्प है, वह सोच रहा है एक और विकल्प, पापा के साथ टहलने से तो अच्छा था घर पर वीडियो गेम खेलना। उसका इस तरह सोचना इस सदी का एक खतरनाक हादसा है। बहुत जरूरी है कि ऐसा कुछ करे कि बना रहे यह अंगुलियों का स्नेहिल स्पर्श, और जड़ होती सदी पर यह नन्ही स्निग्ध पकड़ कि बची रहे पकड़ जितनी नर्म ऊष्मा, ताकि बची रहे यह धरती। अगर बच्चों की हथेलियों की वो नर्म ऊष्मा नहीं बचेगी तो यह धरती को भी बचाया नहीं जा सकता। केदारनाथ सिंह भी कहते हैं इसी तरह के एक भाव एक कविता में, कि हाथ को मुलायम और नर्म होना चाहिए, हाथ की तरह। अरुण देव युवा कवि हैं, समालोचन नाम की वेबसाइट निकालते हैं, बड़ी चर्चित है। उनकी कविता है पानी, जिसमें कीचड़ से सनी पानी की देह जैसे सभ्यता का शव हो। आप देखिए सभ्यताओं का विकास कहाँ हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता, नील घाटी सभ्यता, और आज वो नदियां कीचड़ से इस कदर सन गई हैं कि उनकी पानी की देह ऐसे लगता है जैसे सभ्यता का शव हो। और जब नदी का यह हाल होगा तो सभ्यता का क्या हाल होगा। तो कवि कहता है कि नदी किनारे जन्मी सभ्यताएं बिन पानी मछली की तरह रेत पर छटपटाएंगी पत्थर की शैया पर।
नदी किनारे जन्मी सभ्यताएं एक दिन बिन पानी मछली की तरह रेत पर छटपटाएंगी, पत्थर की शैया पर। मैं जहाँ से आता हूँ, मेरे गांव के निकट सई नदी बहती है। सई नदी के बारे में रामचरितमानस में भी जिक्र आता है। मेरे बचपन में उस नदी में इतना साफ पानी होता था कि नीचे तल की रेत भी चमकती हुई नजर आती थी। और आज आलम यह है कि वह सदा नीरा नदी अब ग्रीष्म के आरंभ के पूर्व ही सूखने लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति से ही उसको काट दिया गया है, दूर कर दिया गया है। केशव तिवारी हमारे ही पड़ोसी जनपद के कवि हैं, संभवतः वो भी सई के किनारे के हैं। उनकी कविता की पंक्ति है कि आज फिर महसूस हो रहा है कठुआ के पुल पर नंगे तलुओं का स्पर्श। पुल पर नंगे तलुओं का स्पर्श। हम सब बचपन में सबके पास चप्पल नहीं होते थे। लंगड़ाती कलजती दम तोड़ती सई का दर्द। लंगड़ाती कलजती, ये ठेठ आंचलिक अवधि शब्द है। कलजती दम तोड़ती सई का दर्द न तो बेल्हा माई के मंदिरों की घंटियों में है, न सई की कुटी में उठती चिलम की लपट में दिखता है उसका चेहरा। नदी का मरसिया तो पानी ही गाएगा, चतुर कवि तो कविता में गाल ही बजाएगा। वो कवि को भी प्रश्नांकित करते हैं कि नदी का मरसिया, नदी का शोक गीत कौन गाएगा? पानी ही गाएगा। चतुर कवि तो केवल गाल ही बजाएगा। एक एक कर अनेक कविताओं के जिक्र से हम ये देखेंगे कि आरंभ से नदियों के साथ जो सभ्यता का संबंध रहा, वह कैसे उसमें विच्छेद होता चला गया। जबकि अभी भी तमाम जो हमारे कर्मकांड हैं उसमें जल स्रोतों और नदियों की आवश्यकता ज़रूरत बनी हुई है, फिर भी हम उससे कितने बेखबर और बेपरवाह हैं। राजेश जोशी लिखते हैं कि नदियों से बात करना चाहता हूं इस समय, पर टेलीफोन पर यह मुमकिन नहीं है। आजकल हमारे सारे रिश्ते नाते सब कुछ किस पे निर्भर हो गए हैं? टेलीफोन पर, मोबाइल पर। नदियों से बात करना चाहता हूं इस समय, पर टेलीफोन पर यह मुमकिन नहीं है। उन दरख्तों का भी मेरे पास कोई नंबर नहीं है। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस क्षेत्र अंचल में रहते हैं, उनमें से कब कितनी बार आपने कितने पेड़ों का सुख दुख थोड़ी देर महसूस किया है? खुद अपने भीतर झांक कर देखिए। ऐसा नहीं है कि इसको पागलपन कहा जाएगा। हम पता नहीं किस अंधी दौड़ में हैं। कई बार तो हमको आसमान की ओर देखने का भी वक्त नहीं मिलता। कब अमावस्या और कब पूर्णिमा बीत जाती है, इसका हमें पता नहीं होता। हाँ, जिनको एकादशी का व्रत रखना हो उनकी बात और है। तो उन दरख्तों के भी मेरे पास कोई नंबर नहीं है। वे हमें जानती हैं जैसे जानती हैं वे अपनी मछलियों की बेचैनी। हम नदियों को भूल गए, लेकिन नदियां हमको अच्छी तरह आज भी पहचानती हैं। वे हमें जानती हैं जैसे जानती हैं वे
अपनी मछलियों की बेचैनी, अपने तटों का तापमान, जो कि हम ही हैं, बस हम ही भूल गए हैं हमारे घर कभी उनका भी आना जाना था। केदारनाथ सिंह लिख रहे हैं कि वे हमें जानती हैं जैसे जानती हैं वे अपनी मछलियों की बेचैनी, अपने तटों का तापमान, जो कि हम ही हैं, बस हम ही भूल गए हैं हमारे घर उनका भी आना जाना था। ऐसे तमाम आने जाने वाले संबंध हमारे कहाँ बचे हैं? अब कौन किसके घर जाता है और कितना जाता है? जब हम ही नहीं जा रहे हैं तो हमारी नदियाँ, हमारे पेड़ पौधे, हमारे पर्यावरण के साथ हमारा संबंध कितना छीज गया है, कितना कमज़ोर हो गया है, ये कविताएं उसकी गवाही देती हैं। निलय उपाध्याय की कविता है बेदखल। ये भी बड़ी विडंबनापूर्ण स्थितियों को व्यक्त करती है। इसमें किसान जीवन की व्यथा कथा, क्योंकि यह जो बेदखली हो रही है ये केवल किसान की नहीं है, जैसे पूरी समूची पृथ्वी की स्थितियों को उलट पलट दिया गया है, विपर्यस्त कर दिया गया है। जो सदियों से हमारा था वो अब अनजाना बनता जा रहा है और खौफ का कारण भी। हम गोरक्षा, गोवंश की रक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन अब खेती में उनके उपयोग को लेकर हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई तरीका नहीं है। एक समय वो हमारे लिए उपयोगी होते थे, हम उनका उपयोग करते थे, लेकिन जब उनका उपयोग हम नहीं करेंगे तो क्या हाल होगा? बेदखल में निलय लिखते हैं कि मैं जानता हूं बेदखल किए जाने के बाद चौड़े ढील और ऊंची सींग वाले हमारे बैल। मेरे बचपन तक मैंने ये देखा है कि लोग अपने बैल की कितनी साज संवार करते थे और उसको कैसे लोगों की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मानते थे कि उसके दरवाजे पे कितने बैल हैं, इससे उसकी प्रतिष्ठा का अंदाजा लगाया जाता था। कि मैं जानता हूं बेदखल किए जाने के बाद चौड़ी ढील और ऊंची सींग वाले हमारे बैल सबसे पहले कसाईयों द्वारा खरीदे गए। कोई कसाई कर रहा है मेरी बेदखली का इंतजार। खेत खलिहान से बेदखल होने के बाद किसान भी वहीं जाएंगे जहां उनके हल और बैल और हल बेदखल होने के बाद पहुंचे। बोधिसत्व की कविता है कच्चे चांद को देखा है। ये बिल्कुल एक नए बोध के साथ ये कविता हमारे सामने आती है। कवि पूछता है कि क्या तुमने कच्चे चांद को देखा है? किसी एकदम कोमल कच्चे चांद को, गोबर और चिकनी मिट्टी से बने चांद को, भूसी और पुआल से बने चांद को, कुमार के चाक पे चढ़े चक्कर काटते चांद को, ऐसे चांद को जिसकी छाती पर खड़ाऊ पहनकर टहल गया है अभी अभी कोई। चांद किसी की ख्वाब की मानिंद, किसी की जिंदगी जैसा, किसी के जीवन का प्रतिरूप, किसी की चाहत का संसार, और उसको किसी ने खड़ाऊ से पहनकर रौंद दिया है। इतने लंबे जीवन की हम सब की यात्रा होती चली जाती है, लेकिन कितना कुछ हम जान पाते हैं, कितना कुछ नहीं जान पाते हैं। फूल, पंछी और आदमी नामक कविता में बोधिसत्व अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि इतना चल चुका हूं इस पृथ्वी पर, फिर भी कितने कम फूलों को जानता हूं उनके नाम से। कितने फूलों के नाम हम जानते हैं? हम लोग जब
सूफी कविता पढ़ते हैं, पद्मावत में जायसी को पढ़ते हैं, तो वो कितने फूलों के नाम गिना देते हैं, कितने फलों के नाम गिना देते हैं, और हम कुछ फूलों के नाम के बाद उनके बारे में जानना, हमारी जानकारी समाप्त हो जाती है। इसी स्थिति को, इतना चल चुका हूँ इस पृथ्वी पर, फिर भी कितने कम फूलों को जानता हूँ उनके नाम से, कितने कम को पहचानता हूँ उनकी महक से। चंपा, बेला, चमेली, इनमें से किसकी क्या महक है मोगरा, हम में से कितने लोग पहचान पाते हैं? एक गंभीर प्रश्न है ये। बद्री नारायण, जिनको भी हाल में साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला, उनकी कविता है चिड़िया रे। चिड़िया से उनकी क्या अपेक्षा है देखें। गौरैया हमारे आंख के सामने ही खत्म होती चली गई। ये राहत की बात है कि अब फिर से वो लौट आई हैं, स्पैरो। आप देखें कि पहले वो जितनी बड़ी होती थी, अब उतना आकार नहीं रहा। कितने लोगों ने इस बात पे गौर किया होगा? आपने गौर किया? गौरैया पहले जो बड़े आकार की होती थी, उसका आकार अब छोटा हो गया। जिस पर राजेश जोशी कहते हैं कि बारूद के रंग वाली चिड़िया, बारूद का स्वभाव सीख, और नहीं सीखोगी तो इस धरती पे तुमको रहने नहीं दिया जाएगा। बद्री नारायण भी उसी भाव को कह रहे हैं कि चिड़िया रे, चिड़िया होने का अर्थ फाड़ दे, मछली रे, मछली होने का अर्थ काट दो, लड़की चिंदी चिंदी कर दो लड़की होने के अर्थ। चिड़िया, मछली, लड़की, मैंने कहा था कि पर्यावरण की चिंता केवल पेड़ पौधों नदियों की चिंता नहीं है। पर्यावरण की चिंता पेड़ पौधों नदियों के साथ उन सब की चिंता है जो कमजोर हैं, कोमल हैं, और जिनका होना हमारी जिंदगी की कोमलता और संवेदनशीलता को बचाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। वे लिखते हैं कि पृथ्वी के नीचे फैली जड़ों, पेड़ों में अपने प्रति होने वाले अन्याय के खिलाफ रख दो मांग पत्र। लोग पेड़ों का तो चित्र बनाते हैं, लेकिन जड़ों का चित्र नहीं बनाते। तो एक तरह से जड़ों के साथ क्या हो गया? अन्याय हो गया कवि की नजर में। पत्तियों उठो और कहो कि फूल बनाने में तुम भी शामिल हो। सभ्यताओं के तत्वों सब मिलकर सभ्यताओं का अर्थ ही बदल डालो। इसी तरह से हरिश्चंद्र पांडे, बड़ी मार्मिक कविता है। मुझे लगता है कि इतनी मार्मिक संवेदनशील कविता मुझे कम मिली है। पानी, हरिश्चंद्र पांडे की कविता है। कैसे वो जिंदगानी और पानी का संबंध जोड़ते हैं, आप गौर करें। देह अपना समय लेती ही है, देह अपना समय लेती ही है, निपटाने वाले चाहे जितनी जल्दी में हो। आप समझ रहे होंगे। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की जो क्रिया होती है, अखबार में जब मैं काम करता था तो हमारे जो संपादक थे वो कहते थे, दुबे जी न्यूज और लाश को जितना जल्दी हो सके निपटा देना चाहिए। मतलब आपको कोई न्यूज़ मिली, उसको तुरंत अखबार में छाप दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। जरा भी देर करोगे तो उस खबर को छपने का संकट आ जाएगा। और आज तो उतनी आज़ादी बची ही नहीं है पत्रकारिता में। और मृत्यु होने के बाद
आप देखिए कि वे तमाम लोग मृत्यु के पहले जो आपसे मिलने नहीं आए थे, वो बहुत जल्दी में घड़ी देख रहे होते हैं कि कब आपको आपको यानी मृत शरीर को स्मशान पहुंचा दिया जाए। तो देह अपना समय लेती है, निपटाने वाले चाहे जितनी जल्दी में हो। भीतर का पानी लड़ रहा है बाहरी आग से। आग बाहर है और शरीर में लगा दी गई है, लेकिन जो भीतर पानी है वह आग से लड़ रहा है। भीतर का पानी लड़ रहा है बाहरी आग से। घी, जौ, चंदन आदि साथ ले रहे हैं आग का। ये सब प्रतीक के रूप में आए हैं। घी, जौ, चंदन आदि साथ दे रहे हैं आग का, लेकिन पानी देह का साथ दे रहा है। पानी देह का साथ दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये पानी शरीर के साथ इतने लंबे समय तक रखा रहा है, इसलिए इसमें एक तरह का सखा भाव पैदा हो गया है और इसीलिए यह शरीर के पक्ष में लड़ रहा है। बाहर नदियां हैं, भीतर लहू है, लेकिन केवल ढलान की तरह भागता हुआ नहीं। बाहर समुद्र है नमकीन, भीतर आंखें हैं जहां गिरती नहीं नदियां, जहां से निकलती हैं अलग अलग रूपाकारों में। जो नहीं दिख रहा इन सब के पीछे का, जड़ से शिराओं तक फैला हुआ है, भीतर ही भीतर उसी में बह रहे हैं रंग, रूप, स्वाद, आकार। उसके न होने का मतलब ही पतझड़ है, रेगिस्तान है। उसी को सबसे किफ़ायती ढंग से बरतने का नाम हो सकता है वुजू। तो पानी को लेकर, पानी के संकट को लेकर और इंसानियत, मनुष्यता, सभ्यता के साथ पानी के साथ को इतने प्रतीकात्मक तरीके से और इतने संवेदनशील दृश्य के साथ कवि हरिश्चंद्र पांडे हमारे सामने रखते हैं। हिंदी के एक बड़े युवा और बहुत ही प्रतिभाशाली कवि हैं राकेश रंजन। उनका संग्रह है अभी अभी जन्मा है कवि। उसमें कविता है भीगता हुआ गिरगिट। बरसात हो रही है और कवि की नज़र में एक गिरगिट आ गया है। गिरगिट के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। गिरगिट को सबसे ज़्यादा बदनाम किया जाता है। हम कहते हैं ना कि तुम क्या गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हो। गिरगिट तो रंग बदलता है अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, और हम रंग बदलते हैं अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए। दोनों में बड़ा फर्क है कि बारिश हो रही है, धूसर दीवार से चिपका हुआ गिरगिट भीग रहा है। फूलों में फूल सा, पत्तों में पात सा, दिनों में दिन सा, रातों में रात सा हुआ गिरगिट भीग रहा है। उसके भीगने पर मैं लिख रहा हूं कविता। मुझे देखता हुआ वह क्या सोच रहा है? हो सकता है मेरे न भीगने पर वह कविता लिख रहा हो। हम अपने नजरिए से ही दुनिया को देखते हैं, दुनिया के नजरिए से भी कभी अपने को देखें। हम जाके नदी की पूजा तो करके आ जाते हैं, और नदी क्या सोचती होगी हमारे बारे में, उस पर भी तो विचार करें। हम तमाम तरह के प्रदूषण फैलाते हैं जहां भी जाते हैं। जिन स्थानों पे हम जाते हैं वो स्थान हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। अभी हम पर्यटन करके आए, वहां कितनी बोतलें, कितने प्लास्टिक पाउच, कितने कूड़े कचरे, क्या क्या हम वहां पे फेंक कर चले आए हैं। उस स्थान की नजर से भी जरा अपने को देखो भाई। राकेश रंजन लिखते हैं कि क्या मैं पढ़ सकता हूं आदमी के बारे में एक गिरगिट की कविता? और अगर मैं पढ़ लूंगा तो उसके बाद, उस दिन के बाद मुझे कैसे दिखेगी यह दुनिया, जिस दिन मैं सुन सकूंगा दुनिया के बारे में एक गिरगिट के विचार।
इसी तरह उनकी दूसरी कविता है जो दिव्य कैद खाने में संग्रहित है, मुझे क्षमा करें। देर हो गई है इसलिए कवि क्षमा मांग रहा है कि लौटते समय मेरे रास्ते में फैला था बकरी की आंखों सा पीला सन्नाटा। बकरी की आंख एकदम टटकी उपमा है। एक बार बकरी की आंख देखने का मन न हो जाए कि देख लें। कहते हैं बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। लौटते समय मेरे रास्ते में फैला था बकरी की आंखों सा, जले हुए डैने छितराए सारस सा गिरा था सवेरा। सवेरा कैसे गिरा था? सारस की तरह, जैसे उसके डैने जल गए हों। और सवेरे से पहले फेंक गया था कोई जन्मजात बच्चा शिशिर के जलाशय में फूलकर। ठंड का मौसम है, सुबह सुबह कोई एक बच्चे को फेंक गया है जलाशय में। क्या ये बताने की जरूरत है कि बच्चे का लिंग क्या होगा? बेटी ही होगी, लड़की ही होगी। कवि कहता है कि मुझे देर इसलिए हो गई कि फेंक गया था कोई जन्मजात बच्चा शिशिर के जलाशय में फूल कर। सफेद हुआ था उसका फूला सा शरीर, उसकी ही बंद मुट्ठियों में मैं फंसा रह गया था कुछ देर, मुझे क्षमा करें। ये पर्यावरण को लेकर के समग्रता में कवि की चिंता है। अनेक कविताएं हैं उनकी जिसमें वो प्रकृति को लेकर, प्रकृति के साथ हमारे दुराचार को लेकर, हमारी असंवेदनशीलता को लेकर वो बड़े प्रश्न उठाते हैं। गीत चतुर्वेदी हैं जो बड़े चर्चित कहानीकार हुए जाने जाते हैं। उन्होंने पंचतत्व नामक कविता में लिखते हैं कि मेरी देह से मिट्टी निकाल लो और बंजरों में छिड़क दो। मैंने शुरू में कहा था कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। क्षिति, जल, समीर, गगन और पावक, धरती, पानी, हवा, ध्वनि और अग्नि। मेरी देह में से मिट्टी निकाल लो और बंजरों में छिड़क दो। मेरी देह से जल निकाल लो और रेगिस्तान में नहरें बहाओ। मेरी देह से निकाल लो आसमान और बेघरों की छत बनाओ। मेरी देह से निकाल लो हवा और कारखानों की वायु को शुद्ध कराओ। मेरी देह से आग निकाल लो, तुम्हारा दिल बहुत ठंडा है। मेरी देह से आग निकाल लो, तुम्हारा दिल बहुत ठंडा है। कुमार अनुपम ने बारिश मेरा घर संग्रह में कई कविताएं हैं जो प्रकृति और पर्यावरण की चिंता से दो चार होती हैं। हम लोग कुछ कविताओं को यहाँ भी उद्धृत करेंगे कि जब तक पहाड़ है, जब तक जमीन है, जब तक नदियां हैं, बालू रहेगी। अपनी रहस्यमय चमक लिए हवा के जोर पर नाचती गाती इतराती। लेकिन उसके गीत का चेहरा चीख से इतना मिलता क्यों है? यह दरकता हुआ सा क्या है उसकी भाषा में? दरअसल बालू धारा से कटे हुए लोगों का दुख है।
गवाह है, कहते हैं कि बहना रेत हो जाना है, कि गवाह है बालू कि इसी जगह रहती थी एक नदी जो फैली हुई है दूर तक। नदी की स्मृतियों की तरह चले आते हैं कभी कभी भूले भटके बच्चे, घरौंदे बनाते हैं तो चमक उठती है बालू की निस्पंद आंखें, खंगालती हैं बच्चों की ड्राइंग कॉपियां कि मिल जाए पूरब से निकलती हुई एक नदी चली गई पश्चिम की ओर जो रहती थी इसी जगह। हम लोग जब चित्रकला की शुरुआत करते हैं तो पहले क्या बनाते हैं? एक पहाड़ बनाते हैं, उस पहाड़ पे एक उगता हुआ सूरज बनाते हैं और उस पहाड़ से के नीचे एक नदी बनाते हैं और नदी के किनारे कुछ वृक्ष खड़े कर देते हैं। कब तक हम केवल चित्रों में नदियों को सहेजते रहेंगे? अब वो बालू भी जानना चाहता है कि बच्चों की ड्राइंग की कॉपियों में पूरब से निकलते हुए नदी मिल जाए, क्योंकि वहां तो अब केवल बालू बची है, नदी समाप्त हो गई है। तो बालू भी अब बच्चों की कॉपियों में नदी देख रहा है और अब ये बच्चे भी अब टॉम जेरी के चित्र बनाने लगे हैं। हमारे बचपन का साड़ी का किनारा, उगता सूरज अब उनकी कॉपियों में चित्रित नहीं होता है। स्वाभाविक है कि नदी कहां हमने उनके लिए छोड़ी है। उगते सूरज के साथ हमने कितनी बार उनको उठना सिखाया है, प्रणाम करना सिखाया है। बद्रीनारायण की एक कविता है मोर नाच। मोर जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसको चिन्हित करके ठीक उसी तरह जैसे चिड़िया के बारे में उन्होंने लिखा था, मोर को भी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि नए समय में नए मोर होने की कविता है यह, जो मोर को ही संबोधित है। समय के साथ मोर को बदलना है। कैसे बदलना है? जो कभी जंगलों में तो कभी राष्ट्रीय चिन्हों में रहता है, बदले समय में है मोर, बस नाचो नहीं, शिकारियों का मन भी भांपो, ऐसे शिकारियों का जिन्होंने पहचानना नहीं है, जिन्हें पहचानना नहीं है आसान। शिकारी हो सकता है कोई भी मोर मेरे प्राण। अब शिकारी इस तरह नहीं मिलेंगे कि आप उन्हें बखूबी पहचान लें। उनकी वेशभूषा बदल गई है, उनके अंदाज बदल गए हैं। वो कहते हैं ना कि तुम कत्ल करते हो कि कमाल करते हो। पहले के जमींदार का परनाती, कोई पूंजी शाह या उसके स्कूल का साथी, किसी बड़े पूंजी शाह का कोई दलाल, आधुनिक भावबोध से लैस किसी मल्टीनेशनल का कोई अधिकारी, मंत्री का साला, किसी संतरी का सहबाला, किसी राजनेता के काले धन का रखवाला, उजली कार पर चलता पहने कपड़ा जैसे कोई उजाला, कोई इनकम टैक्स का अफसर आला, कि नवधनाढ़ शेयर बाजार का दल्ला, कि किसी दल्ले का दुमछल्ला, कोई न्यायिक अधिकारी, कोई शंकराचार्य, कोई सन्यासी, लंपट कोई चंपू तुफैल, किसी मठ के महंत की रखैल, कोई भी हो सकता। ध्यान दीजिए कि सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के नाम पर कौन मोरों को आतंकवादी बताने में लगा है, कि कौन मोरध्वज मोरों को बचाने की जगह उनके मांस के स्वाद के प्रचार के लिए किसी बहुराष्ट्रीय विज्ञापन एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की योजना बना रहा है, कि जब पर्यावरण संरक्षण की वैकल्पिक लड़ाई में करोड़ों डॉलर की परियोजना का माल काट रहा है प्रमुख सचिव के कॉलेज का साथी। तो पर्यावरण की रक्षा आपके प्रयासों से होगी, बजट से नहीं होगी। बजट से क्या हो रहा है कि करोड़ों
की परियोजना चट जाती है, पता ही नहीं चलता। और इसमें सभी शामिल हैं। वो पौराणिक और लोक प्रतीकों को बहुत अर्थगर्भित तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जब अशोक के शिलालेख पर चिन्हित मोर संसद के पीछे एक कोठी की रसोई में पकने लगा हो, ऐसे में मोरों को ऐसा मिले आत्मविश्वास कि वे आगामी संघर्ष में किसी और को नहीं बल्कि अपने को ही प्रतीक बना साध सकें एक बड़ी लड़ाई, और मोरों में ऐसा भर दें आकाश कि आकाश का रंग ही बदल जाए। मोर चाहे मेरे मन के हों या सावन के बाग के, सोचें, सजग हों और सचेत हो जाएं। ये मोरों के लिए कवि की प्रार्थना है। मैं गांधीनगर में रहता हूँ। हमारे एक प्रतिभागी जो मेरे विश्वविद्यालय के मेरे विद्यार्थी रहे हैं, भरत जी, जुड़े हुए हैं। यहाँ इतने मोर, जहाँ देखो वहाँ मोर। जिस गांव में मैं रहता था उस गांव में एक एक बार एक एक झुंड में सैकड़ों मोर होते थे, लेकिन भरत अब सब बिल्डिंगें बन गई गुड़ासन में और मोरों के रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है। मैं रोज सुबह घूमता हूँ इसी चिंता में कि आखिर वो मोर गए कहाँ होंगे। कितने लोग हैं जिनको इस मोर की चिंता है। अगर ये चिंता नहीं है तो पर्यावरण के लिए आंसू बहाने का कोई अर्थ नहीं है। नदी बहती हुई, प्रियदर्शन की कविता है। उदास कोहरे के लिहाफ में सर्दियों की सुबह में कुनमुनाती उस नदी से मत पूछना उसके प्रवाह की कथा, जिससे लिपटी हुई है अनंत सदियों की यात्रा। क्योंकि आप पूछोगे तो आप भीग जाओगे, नदी के पानी से नहीं, उसकी व्यथा की कथा से। जंगल और नदी दोनों की जुगलबंदी कितनी उदास और अकेली होती है उन जगहों पर मटमैली पृथ्वी जहां मनुष्य नहीं होते, और मनुष्य ही नदियों के पास आए। और आज नदियों का जो हाल हुआ है उसमें हमारी जो भूमिका है वह कवि के चिंतन के केंद्र में है। जो बहुत वर्षों पहले रास्ता भूलकर इधर चला आया था, जो डोंगिया उतारता है तुम्हारे सीने में, जो पगडंडियां बनाता है हमारे बदन पर, जो तुम पर कविताएं और हम पर कहानियां लिखता है, जो कभी तुम सा और कभी हम सा दिखता है, जो तुम्हें बांधने और हमारे काटने की चाह में खुद बंधता और खुद कटता चला जाता है। कुछ नहीं कहती नदी। ये जंगल और नदी का वार्तालाप है। वह सिर्फ कुरेदती है अपने बगल की भुरभुरी मिट्टी, कुछ फूल चुनती है किनारे से और थोड़ा सा अक्षत लेकर बढ़ जाती है, और किसी को नहीं बताएगी कि उसने उसकी आंखों में भी देखी थी एक बहती हुई नदी। अनेक कविताएं हैं जिनसे ये पता चलता है कि हमारा आज का कवि पर्यावरण को लेकर कितना सजग है, उसकी चिंताएं क्या हैं, उसके सरोकार क्या हैं। और जैसा मैंने कहा कि प्रकृति की चिंता, स्त्री की चिंता, बच्चों की चिंता, आने वाली पीढ़ी की चिंता, इन सब को समग्रता में कवि देखता है। मेरे सहकर्मी हैं प्रमोद कुमार तिवारी, उनका संग्रह है सुत ही भर समय, उसमें उनकी एक कविता है इनार का विवाह। ये जो प्रकृति का, जब से हमने मानवीकरण करना शुरू किया ना, तब से हमने एक तरह से प्रकृति को लेकर, प्रकृति से जुड़ी उनकी चिंताओं को भी हमने अनवधानता में ही सही लेकिन रेखांकित किया है। कुएं का विवाह होता है, और जब तक कुएं का विवाह न हो जाए तब तक कुएं का पानी पीने के योग्य नहीं होता, पिया नहीं जाता। अब विवाह करता कौन है? स्त्रियां करती हैं, पूरी बारात निकलती है, जबकि बारात में पुरुष जाते हैं। अब स्त्रियां भी जाने लगी हैं शहरों की बारात में,
लेकिन गांव की बारात में केवल पुरुष जाते हैं, लेकिन पूरे गांव की या मोहल्ले की स्त्रियां शामिल हैं इनार के विवाह में। चली जा रही थी बारात, पर एक भी मर्द नहीं था बाराती। जल जीवन बचाने की जंग का पूरा मोर्चा टिका था सिर्फ जननी के कंधों पर कि पाताल फोड़ बस चली आए भागीरथी, जैसे उतर आती है कोख में। आदिम गीतों के अटूट स्वरों में पूरे मन से हो रही थी प्रार्थना कि कभी न चूके इनार का सोत, कभी न सूखे हमारे होठ, हमेशा गिली रहे गौरैया की चोंच, माँ हरदम रहे मौजूद आँख की कोर से ईंख की पोर से। यह जो हमारा सामाजिक ताना बाना निर्मित हुआ, इसमें स्थान स्थान पर प्रकृति के लिए हमने एक जगह बनाई थी, जो अब धीरे धीरे वह जगह हम बेदखल करते चले जा रहे हैं। विजय शंकर चतुर्वेदी पृथ्वी के लिए तो रुको नामक कविता में पृथ्वी के निरंतर संकटापन्न होने की स्थितियों को उकेरते हैं। ये जो पहाड़ करोड़ों दिन रात लगाकर बनाए गए, उसके चट कर जाते हैं हम चंद दिनों में। उसकी दी हुई नदियों को परनाले में तब्दील कर देते हैं देखते देखते। और वो कहते हैं, स्वीकार करते हैं कि माता हम नाशुक्री कौमें हैं, पशुओं के धन्यवाद की भली चलाई, हम तो बछड़े के हिस्से का पूरा दूध पी जाने वाली नस्लें हैं। हम डकारते हैं और माहिर हैं पकवानों का कीचड़ बना देने में। हमने दांतों के बीच फंसा रखा है तुम्हें सुपारी की तरह पृथ्वी को। हम चढ़ जाते हैं चाँद पर छुरी कांटा लेकर और कहते हैं कि तुम अंडे या टमाटर की तरह खूबसूरत दिखती हो वहां से। माता हम वामन से भी बड़े अवतार हैं, हमने माप लिया है तुम्हें एक ही अंगुल में और चूस कर फेंक दिया है दशहरी आम की तरह। निकालते जा रहे हैं खनिज और तेल तुम्हारी धमनियां काट काट कर। तमाम नदियों के उद्गम स्थल मूद दिए हैं हमने प्लास्टिक की बोतलों से। पहाड़ों की चोटियों पर लहरा रहे हैं हमारे पॉलीथीन के झंडे। पहाड़ों की चोटियों पर लहरा रहे हैं हमारे पॉलीथीन के झंडे। ये झंडे का प्रतीक, ये कौन सी विजय पताका है जो हम लहरा रहे हैं? ये हमारे अस्तित्व के बने रहने की विजय पताका है, जिसको हम कहते हैं कि लाखों साल हम इस धरती पे अब तक बने चले आए हैं। या एक तरह से हम ये बता रहे हैं कि अब हम विदा लेने की स्थिति में आ गए हैं। तभी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात बहुत तेजी से होने लगी है, वहनीय विकास की बात होने लगी है। वो भी तब जब विकास के नाम पर हमने बहुत कुछ नष्ट कर दिया है। अनेक कविताएं उद्धृत की जा सकती हैं। मैंने अनेक कविताओं का यहाँ पर जिक्र किया। मैंने एक कोशिश की कि जो पर्यावरण विमर्श, जो पारिस्थितिकी विमर्श हमारी कविता में है, उसकी एक वानगी आप तक मैं पहुँचा सकूं। और हमने देखा कि कवि वृक्षों को लेकर, जंगलों को लेकर, नदियों को लेकर, जल स्रोतों को लेकर विशेष रूप से बहुत ही संवेदनशील है। और वह इस कोशिश में है कि हमारे भीतर अपने पर्यावरण को लेकर एक सजगता, एक चिंता और इन स्थितियों को बदलने का बूता पैदा हो। इन सारी व्याख्यानों का अर्थ भी यही है कि हम थोड़े से और संवेदनशील हों, हम उन स्थितियों से बाहर निकले। और जैसा कि राकेश रंजन ने लिखा कि गिरगिट पर कविता तो हम बहुत लिख चुके, अब गिरगिट अगर हम पर कोई कविता लिख रहा है तो उसे पढ़ने का वक्त आ गया है। और अगर उसे हम नहीं पढ़ेंगे, अब नहीं पढ़ेंगे,
तो बहुत देर हो जाएगी और शायद फिर हम पढ़ने के काबिल ही नहीं बचेंगे। तो मित्रों, यह लंबी बातचीत 2 सत्रों में हम लोगों ने पर्यावरण और कविता के संदर्भ में की। आप सबके भी मन में बहुत सारे सवाल या फिर बहुत सारे सुझाव भी हो सकते हैं, आपकी कुछ जिज्ञासाएं भी हो सकती हैं। मैं चाहता हूं कि उस पर भी थोड़ी बातचीत हो, आपके भी कुछ विचार आए तो मुझे समृद्ध करेंगे। और अगर कोई प्रश्न आज छूट जाता है तो कल की बातचीत में हम उसे उठाएंगे, क्योंकि कल भी आपसे लगभग 3 घंटे चर्चा करनी है। आप सब ने समय दिया, बहुत से लोगों ने अपने वीडियो ऑन करके मुझे सुना। उनके हाव भाव से, उनके चेहरे पर आने वाले भाव से मैं अपने प्रतिसाद प्राप्त कर रहा था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।